मेरा एक सीधा सवाल है, 7 तारीख को जो कुछ हमास ने किया इजराइल के लोगों के साथ, 7 तारीख को जो कुछ किया इजराइल के लोगों के साथ हमास ने, क्या वो आतंकवाद की श्रेणी में आता नहीं? क्या हमास को ऐसे में आतंकवादी संगठन नहीं कहा जाएगा? देखिए, कहा क्या जाएगा, वो तो घोषित तौर पर उनकी कार्रवाई की निंदा पूरी दुनिया ने की है और उनकी निंदा हम भी करते हैं। जो कार्रवाई हुई उस कार्रवाई की आतंकवादी कहा जाएगा या नहीं, ये बताइए ना। निंदा छोड़िए राजीव जी, दो टूक करिए। जब भी आप किसी देश की सरहद के अंदर जाकर ऐसी कार्रवाई करते हैं तो आप उसे क्या कहेंगे? ये आतंकवादी कार्रवाई तो है ही है ना। इसमें दीपक चौरसिया जी तो बदले में इजराइल आपके नहीं होंगे ना, तो सब बदले में इजराइल को क्या करना चाहिए? हाथ पे हाथ रख के बैठ जाना चाहिए? नहीं, बदले में इजराइल को क्या करना चाहिए? हाथ पे हाथ रख के बैठ जाना चाहिए? मुझे ऐसा लगता है इजराइल को जो करना था इजराइल ने मतलब किया। इजराइल जो कर रहा है वो सही कर रहा है ना। एस्केलेट कराना चाहते हैं या आप इसका समाधान? नहीं, आप दीपक चौरसिया जी, अगर डिबेट को इस तरह से आपको ले जाना है, आपका विशेषाधिकार है, लेकिन मैं अपनी बात अपने तरीके से ही कहूंगा कि जो घटना घटी उस घटना की प्रतिक्रिया में इजराइल ने जो किया, उसके बाद क्या दुनिया को विश्व युद्ध के कगार पर भेज देना है या इसका तार्किक समाधान ढूंढने की दिशा में भारत को वर्ल्ड कम्युनिटी के साथ दिखना चाहिए? हमारा बस इतना कहना। क्या तार्किक समाधान ढूंढना है? सीधे चलता हूं, सीधे चलता हूं पंडित जी के पास। पंडित जी बताइए, डेमोक्रेटिकली इलेक्ट होकर आ गई हमास, भाई इसके बाद तो सभी चीजें डाउन होनी जानी चाहिए। कोई आतंकवादी नहीं, राज करने वाले जनता ने चुना, इसलिए राज कर रहा है हमास, और उसको जो भी करने का हक है। धन्यवाद दीपक जी, मुझे इस चर्चा में शामिल करने के लिए। मैं बहुत गंभीरता से सुन रहा था दोनों महानुभावों को। अब अगर जनमत के साथ, जनादेश के साथ हमास आ जाता है तो वो एक प्रशासन में रची बसी पार्टी है, दल है, उसको उतना महत्व मिलना चाहिए, ऐसा कुछ मंतव्य मैंने सुना। आपके दर्शकों को भी आपके माध्यम से मैं याद दिलाना चाहता हूं कि 25 जनवरी 2006 को हुआ था वो चुनाव जिसमें उसको बहुमत मिला था। आज पौने 17 साल हो गए हैं, वहां उसके बाद दोबारा चुनाव नहीं हुआ। ऐसा है उनका जनादेश, ये है उनका जनमत, 1 मैन 1 वोट 1 टाइम। और फिर हम उस जनादेश की पट्टी उनके माथे पर बांधकर कह रहे हैं कि ये एक लेजिटिमेट पार्टी है। नंबर 1। नंबर 2, मैंने सुना कि हमारी बहुत सुविचारित विदेश नीति चली आ रही थी दशकों से। ये वही सुविचारित विदेश नीति थी जिसके तहत हम 1969 में पहले सम्मेलन में गए थे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज के। मोरक्को में रबात में हुआ था जनवरी के महीने में, और वहां से धक्के मार के निकाला गया हमको। मैं अतिशयोक्ति नहीं कर रहा हूं दीपक जी, बिजली काट दी गई कमरों की जब हमने वहां से हिलने से मना कर दिया। फखरुद्दीन अली अहमद की अध्यक्षता में वो डेलीगेशन गया था, हमें बुलाया गया था, निमंत्रण दिया गया था, धक्के मार के निकाला गया, अपमानित होकर के निकाला गया, भाग नहीं लेने दिया गया पहले दिन के बाद। उसके बावजूद हम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज के विषयों को ढोते रहे कहारों की तरह। यह सुविचारित विदेश नीति थी, यह देश हित से ज्यादा वोट हित की विदेश नीति थी। जिस फिलिस्तीन के मुद्दों को हम ढोते रहे दशकों तक, उस फिलिस्तीन के अलमबरदारों ने, झंडा बरदारों ने कश्मीर पर हमारी लगातार मुखालफत की। चुप्पी भी साध लेते तो समझ में आता। हम तो एब्सटेन करते हैं ना यूनाइटेड नेशंस में, उन्होंने चुप्पी भी नहीं साधी, उन्होंने हमारी मुखालफत की, हमारा विरोध किया, कश्मीर को पाकिस्तान का बताया। फिर भी हम ढोते रहे इस सुविचारित विदेश नीति को दशकों तक। इसी सुविचारित विदेश नीति के तहत भारत हाशिए पर रहा। हम जिस नॉन अलाइन मूवमेंट की बात करते हैं, जिसको हमने ढोया, कहां है वो आज? कहां है वो नॉन अलाइन मूवमेंट?
किस संदर्भ में हम ढोते हैं उसको? उस नॉन अलाइन मूवमेंट में भी खेमेबाजी थी। हमारा नॉन अलाइनमेंट सोवियत रूस के पक्ष में खेमे में खड़ा दिखाई पड़ता था, और ऐसे बहुत से देश थे नॉन अलाइन मूवमेंट में जो अमेरिकी खेमे में दिखाई पड़ते थे। ये ढकोसला और पाखंड हमने ढोया दशकों तक। सुविचारित विदेश नीति के तहत हमने भारतीय हितों की बलि दी, लोगों की राजनीतिक नफे नुकसान की वेदी पर। इसी सुविचारित विदेश नीति के तहत हमने 2008 में मुंबई के हुए हमलों का प्रतिकार नहीं किया। ओबामा ने अपनी किताब में 2016 में लिखा है कि तत्कालीन सरकार ने इसलिए प्रतिकार नहीं किया क्योंकि उसे डर था कि देश में उसका मुस्लिम वोट बैंक छिटक न जाए। यह सुविचारित विदेश नीति थी हमारी। दीपक जी, एक पूरी की पूरी फेरिस्त है इस सुविचारित विदेश नीति की, जिसमें हमने 1972 के शिमला समझौते में जीता गया युद्ध में इस पर हार दिया। मैं सीधे विवेक श्रीवास्तव जी के पास चलता हूं। हमको जीत नहीं पड़ती थी। जी कहना चाहूंगा केवल एक बात, क्योंकि अभी मुद्दा इसराइल और फलस्तीन का है। मैं सीधे यहां से विवेक श्रीवास्तव जी के पास चलता हूं। विवेक श्रीवास्तव जी, जैसे ही मुस्लिम वोट बैंक हम देखते हैं हम एक्स्ट्रा सेंसिटिव हो जाते हैं, फिर हमको यह लगने लगता है कहीं बीजेपी के फेवर में मामला ना चले जाए, इसलिए हम आतंकवाद को आतंकवाद भी नहीं कह पाते। मैं आऊंगा, सुशील पंडित जी आऊंगा, इसके बाद में प्रभुदयाल जी के पास भी जाऊंगा। जी देखिए, पहली चीज तो यह है कि पैलेस्टीन को कोई इस्लामिक कॉज या मुस्लिम कॉज मानना यही गलत है। बहुत सारी ऐसे मुस्लिम देश हैं इंक्लूडिंग सऊदी अरेबिया जिन्होंने पैलेस्टीन का समर्थन नहीं किया। तो अब तो भारत क्या के है मुसलमानों के लिए विवेक श्रीवास्तव जी, क्या है फिर फिलिस्तीनी कॉज? क्या है जी अरे लेफ्ट का नेता ऐसा बात कर रहा है कि इसको इस्लामिक कॉज ना माना जाए। लेफ्ट का नेता, आप सुन लीजिए सर, बिल्कुल लेफ्ट का नेता बात है। आपने मुस्लिम वर्ड यूज किया तो मैं आपको बता रहा हूं, नेशनलिस्ट उनकी एक अपनी मूवमेंट है, उनके अपने राष्ट्र की एक लड़ाई है, जमीन को लेकर के लड़ाई है जिसके ऊपर पैलेस्टीन ने कब्जा कर रखा है। इसमें कुछ देश उनके समर्थन में उस कॉज के, कुछ देश उसके समर्थन में नहीं है। जहां तक लेफ्ट का सवाल है, मैं बड़ा क्लियरली कह रहा हूं, लॉन्ग लिव द पीपल ऑफ पैलेस्टीन। और हमारा मानना है कि अमेरिका और इजराइल टेरर स्टेट्स की तरह बिहेव कर रहे हैं, और आज से नहीं, 1948 से आज तक, जैसा कि यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल ने कहा कि हम क्रिटिसाइज करते हैं अक्टूबर 7 को जो हमास ने किया। और जो उइगर मुसलमानों को आप क्या मार रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं सर? वो चाइना में जो उइगर मुसलमानों को मार रहे हैं, दाढ़ी काट रहे हैं उनकी, मस्जिद तोड़ रहे हैं उनकी, वो क्या है ये भी बताइए ना। अमेरिकन, पहले मुझे पहले बोलने दीजिए। चाइना में क्यों ना जाऊं सर, आपको वहीं से तो मिलता है आइडियोलॉजिकल बूस्ट। बोलने नहीं तो आपने गौरव भाटिया को बहुत ज्यादा समय दिया, मुझे आप टोक रहे हैं 10-10 सेकंड पे। क्यों टोक रहे हैं आप? क्यों आप चाइना पे चले गए? इजराइल पे स्टिक करिए। मैंने राजीव रंजन जी को भी दिया, आपके इंडिया अलायंस के वो, हाँ वो अच्छी बात है। तो राजीव रंजन जी, आप इंडिया अलायंस कह रहा हूं, मैं कोई डिप्लोमेटिक बात नहीं करता। मैंने सीधा बोला, वक्तव्य को शुरू किया, लॉन्ग लिव द पीपल ऑफ पैलेस्टीन, लॉन्ग लिव द कॉज ऑफ पैलेस्टीन। हम पैलेस्टीन के समर्थक में हैं। टर्की के अंदर अक्टूबर 21 को 68 कम्युनिस्ट पार्टीज फ्रॉम द वर्ल्ड इकट्ठी हुई हैं। सीपीएम के कॉमरेड एम ए बेबी और सीपीआई के भालचंद्र कोंगो गए हैं और सबने समर्थन दिया है पैलेस्टीन के कॉज को और इजराइल की निंदा करी है। यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल ने क्लियरली कहा है, हम क्रिटिसाइज करते हैं जो अक्टूबर 7 को हुआ, लेकिन इट शुड नॉट बी सीन इन अ वैक्यूम। एक कंप्लीशन में उसको, उस इवेंट को देखिए आप। 1948 से आज तक इजराइल क्या कर रहा था जिसकी वजह से अक्टूबर 7 ट्रिगर हुआ? कोई वायलेंस के फेवर में नहीं है, लेकिन इजराइल और अमेरिका ने जो तबाही मचा रखी है पृथ्वी पे, उसको ध्यान से रखिए। इस्लामिक टेरर सबको बड़ा मजा आता है कहने में इंडिया में, मुसलमानों को टारगेट करने के लिए। अमेरिका से ज्यादा बड़ा वॉलेटाइल नेशन कौन सा है साहब? आप मुझे बताइए। वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर तो मुसलमान सम्मिलित नहीं थे, उसके बाद इराक की तबाही हुई, वियतनाम के ऊपर अमेरिका ने हमले किए, क्या क्या बताएं आपको, अफगानिस्तान को समाप्त किया। तो ये सब जो